खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में हम बहुत कुछ कर सकते थे, ताहम हमारी अफवाज ने बहादुरी के साथ सब्र का भी किया मुजाहिरा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। इंडिगो एयरलाइन का बहरान आज भी रहा बरकरार। डीजीसीए ने इंडिगो को जारी किया शोकॉज नोटिस। मुसाफिरों के हुकूक और हिफाजत को तरजीह देने पर जोर। गोवा नाइट क्लब आतिशज़दगी वाकये में अब तक 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सीएम ने कहा मुतल्लका अफसरान के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई। हथियारों की हवालगी के लिए इजरायली कब्जे का खात्मा जरूरी है। गजा में हमास के सरबराह खलील अल-हय्या का ऐलान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि जब हमारी मुसल्लह अफवाज ने पहलगाम में किए गए दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने देखा कि उन्होंने दहशतगर्दों के साथ क्या किया। हालांकि हम बहुत कुछ कर सकते थे। हमारी अफवाज ने न सिर्फ बहादुरी का मुजाहिरा किया बल्कि सब्र का मुजाहिरा भी किया, और सिर्फ उतना ही किया जितना ज़रूरी था। राजनाथ सिंह ने लेह में बीआरओ के 125 प्रोजेक्टों के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर यह बात कही। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हर्ष किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना की आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। बॉर्डर एरिया के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी रही, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक सफलता दी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म फोर्सेज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बॉर्डर एरिया के नागरिकों का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है वह भी अपने में इनक्रेडिबल है। मैं लद्दाख के साथ साथ बॉर्डर एरिया के हर चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि अगरचे ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के शहरियों को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। अगर कोई हमारी तरफ बड़ी आंख उठाकर देखेगा तो हम उन्हें जवाब देंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साबित किया और मुस्तकबिल में भी साबित करेंगे। वैसे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन और जो कुछ भी वो उन दिनों पहलगाम और टेररिस्ट अटैक के बाद जो एक्शन लिया गया था भारत की गवर्नमेंट के द्वारा और भारत की सेनाओं के द्वारा, वो भी आपको मालूम है। ये पूरे देशवासियों को मुझे ऐसा एहसास है कि देशवासियों को हमारी सेनाओं पे गर्व है और पूरी सशक्त सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी जो CAPFs हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। और कोई भी हमारी तरफ अगर गलत नज़रों से देखेगा तो उसका बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। इंडिगो एयरलाइन का बहरान इतवार के रोज भी बरकरार रहा। सैकड़ों की तादाद में परवाजें आज भी रद्द हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर परेशान नजर आए। कई मुकामात पर मुसाफिरों का गुस्सा भी फूटा है और सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में शिकायतें देखने को मिल रही है। इस दरमियान इंडिगो एयरलाइन के तर्जुमान ने कहा कि हम हालात बेहतर करने के लिए बड़ी तब्दीली कर रहे हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस आज 30% से बढ़ाकर 75% हो गई है। आज कम परवाजें रद्द करनी पड़ी और जो रद्द हुई हैं उनकी जानकारी मुसाफिरों को पहले दे दी गई। रिफंड्स और फंसे सामान से मुतल्लिक काम भी तेजी से किए जा रहे हैं।
Like we are from Hyderabad. For the last more than 1 week we are on tour. Actually on 5th night we should have departed from here, but they said flight cancelled. They said we will refund the amount. Then we have asked what we do with the refund amount. See, we are with families and with all luggage and friends. No, we don't need it. We cannot stay like that. No, we refund. No refund. If you want, no, we will reschedule. Reschedule it. You, even though if you reschedule it, how can we stay? You provide us lodging and boarding, then we stay for it. So then after that they have provided lodging. So we are staying in there with families who came with luggage and baggage, everything. बस उड़ान भरना है हमें इंडिगो के लिए. अच्छा, तो अभी क्या आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हुई है या पहले आज नहीं आज की ही थी. बट मुझे ये पैनिक था कि पता नहीं फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी. बट हाँ, बोर्डिंग आ चुकी है तो अभी थोड़ा टेंशन कम हुआ है. बट दूसरी फ्लाइट्स इसका मजा ले रही थी कि आकाशा और एयर इंडिया की जब हमने फ्लाइट सर्च की तो इट वाज 70,000, 30,000, 40,000. तो होप फॉर द बेस्ट. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के सीईओ को बाकायदा वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है. डीजीसीए ने हालिया बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल रुकावटों के लिए एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराया, जिसने मनसूबाबंदी निगरानी में खामियों की निशानदही की. मरकजी वजीर मुरलीधर महल ने इंडिगो पर जोर दिया कि वो रुकावटों को दूर करे और इस बात को यकीनी बनाए कि मुसाफिरों के हुकूक और हिफाजत को तरजीह दी जाएगी. पहले तो डीजीसीए के माध्यम से इंडिगो के सीईओ को एक शोकाज नोटिस भी हमने इशू करी है. एफडीटीएल के बारे में जो उसके बाद इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था उन्होंने न करने के वजह से ये सब कियास हो गया है. तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया है कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है कि उसके बाद इनका काम पहले से शुरू हो जाए. दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे हमने अपॉइंट करी है. उसका रिपोर्ट भी आएगा एक्चुअली. और इसमें जो ये क्राइसिस की समय बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है कि जितना प्रवास है, जितना किलोमीटर है, उसके हिसाब से कितना फेयर होना चाहिए मैक्सिमम, उसका भी हमने तुरंत इंतजाम किया है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी बहस का आगाज़ करेंगे, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 दिसंबर को राज्यसभा में बहस शुरू करेंगे. लोकसभा ने पीर को कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस कराने का फैसला किया और बहस के लिए 10 घंटे मुख्तस किए. अपोजिशन कांग्रेस ने डिप्टी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा को बहस में खड़ा करने का फैसला किया है. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस पर 1937 में गाने से अहम बंद हटाने और तकसीम के बीज बोने का इल्जाम लगाया है. लोकसभा में मंगल को इंतखाबी इस्लाहात पर बहस होगी. समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि आज हमारा मुल्क अपनी पूरी मार्केट दूसरों को दे रहा है. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे बड़े नारे दिए गए, लेकिन जमीनी सतह पर खास तब्दीली नहीं हुई. इसका नतीजा है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है. स्थितियों में जिन हालातों में आज हमारा देश है, हम अपना पूरा बाजार दूसरों को दे रहे हैं. ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां बड़े नारे तो दिए गए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम ऐसे नारे दिए गए. इन्वेस्टमेंट की मीटें हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट हुई, लेकिन जो सच्चाई जमीन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई. और उसका परिणाम ये है कि जहां महंगाई बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं, और हमें दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है. जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, हमारा उद्योग, हमारा कारोबार रुक सा गया है और रुपया गिरते 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 90 रुपए पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले. अब वही लोग जो ये कहते थे कि रुपए के गिरने से सरकार गिरती है या और तरह की बात करते थे, आज सोचिए हमारा रुपया 90 रुपए पे पहुंच गया डॉलर के मुकाबले. अगर
डॉलर महंगा होता जा रहा है, 90 रुपए का हो गया, तो सोचो कितना बड़ा संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर। और तब जब टैरिफ लग गया है, जो पैकेज अनाउंस किया है वो पैकेज नहीं मिला किसी को। महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सरकार इमोशन से चला रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि जिस तरह से बिहार में 80 लाख वोट काटे गए, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ वोट डिलीट कर दिए जाएंगे। संजय सिंह ने लखनऊ और जौनपुर के वाकयात का हवाला देते हुए SIR के नाम पर हो रही कार्रवाई को उजागर किया। SIR में 70 हजार वोट काटे गए। जब आप एक विधानसभा में 70 हजार वोट काट देंगे तो फिर चुनाव का कोई अर्थ नहीं बचता। और उत्तर प्रदेश में भी मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख वोट बिहार में काटे गए, ऐसे ही करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी काटे जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि खेल शुरू हो गया है। हमने अभी 2 जिलों में सिर्फ पकड़ा इनको, नंबर 1 लखनऊ और दूसरा जौनपुर, तीसरा मामला आज रामपुर का आया सामने। असम के नागरिक जो लखनऊ में 20 साल से रह रहे हैं और सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, जिनके पास NRC है, जिनके पास आधार है, जिनके पास उनका निवास प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, उनकी ठेलिया, उनकी बाइक, उनका सामान भारतीय जनता पार्टी की मेयर जब्त करके लेके। PDP के सरबराह महबूब मुफ्ती ने हालिया दिल्ली धमाकों के तनाजुर में कहा कि हम जम्मू कश्मीर में नौजवानों से बात करेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो नौजवानों की जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने पर उन्हें मजबूर कर रही है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल तलाश करने की जरूरत है। जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हादसा हुआ, जिसमें हमारे पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर मुलविस थे, उस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वैसे तो एक माँ के, तो हमने सोचा, पार्टी में ये फैसला हुआ कि हम यहाँ के लोगों से, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं ये ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी तकलीफ है उनको, कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी के बजाय मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा कि इसमें तो हमारी पार्टी के अलावा बाकी नौजवान भी आए थे, सबको यहाँ बात करने का मौका मिला, काफियों को मिला, और उन्होंने अपनी दिल की बात बताई, कुछ सजेशंस भी आए। और ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी हमारी, इसके बाद हम और इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी हम इंटरेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मुल्क के अंदर भी जाएं, जो अलग अलग रियासतों में भी जाएं, जो लीडरशिप है मुल्क की, उनसे भी बात करें, क्योंकि यहाँ काफी लोगों के अप्रहेंशन है कि जो हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, उनके साथ जो सलूक वहाँ किया जाता है वो ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं उसके बारे में, और जो जम्मू कश्मीर की असली समस्या है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि नेहरू की विरासत को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी असीम शख्सियात की विरासत को तबाह कर दिया है, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल है। संबित पात्रा ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो सलूक किया गया वो भी सबके सामने है। सोनिया गांधी जी और सोनिया गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करते हैं। सोनिया गांधी जी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी CPP चेयरपर्सन के नाते कि भारतीय जनता पार्टी नेहरू को विलीफाई कर रही है, कहीं उन्हें एक विलियन बना रही है, उनके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रही है, और कहीं न कहीं जो जनमानस है उनके स्मृति से, उनके मेमोरी से नेहरू का नामो निशान मिट जाए, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए, नेहरू के स्मृति को जीवित रखने के लिए और नेहरू के तथाकथित लेगेसी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को, हो सकता है वो कांग्रेस के हो या कांग्रेस के बाहर के लोग हो, उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण अगर मैं देना चाहूं, कुछ उदाहरणों में से बड़ा उदाहरण है वल्लभ भाई पटेल जी का, कि किस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही।
भोपाल में कौमी तालीमी पॉलिसी पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस दौरान मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कौमी तालीम पॉलिसी के नफाज का ये 5वां साल है और मध्य प्रदेश इसके नफाज में पहले नंबर पर रहा। मरकजी वजीर ने कहा कि मध्य प्रदेश के बहुत से तजुर्बात के समर और नतायज सामने आ रहे हैं। करके मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे दोनों शिक्षा मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ये 5th ईयर है, 5वीं साल है। मध्य प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य रहा। प्रारंभिक दिनों में तुरंत इसको समझना, डिकोडिंग करना, उसकी जो अपेक्षा है उस हिसाब से खुद को बदलना मध्य प्रदेश ने आगे काम किया है। पिछले 4.5 साल में अनेकों अच्छे प्रयोग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी प्रतिफलन में धीरे धीरे आने लगा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो युवा आबादी है, अभी मैंने एक तथ्य रखा, मध्य प्रदेश की अगर अनुमानिक आबादी लगभग 9 करोड़ है अभी के एक प्रोजेक्टेड रूप में, उसमें 25 साल की उम्र की आबादी लगभग आधे हैं। उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना, उनको एक वैश्विक नागरिक बनाना, जिम्मेवार बनाना, जो भारतीय विचार परंपरा के आधारित हो और वैश्विक दृष्टिकोण हो। एनसीईआरटी की निसाबी किताबों में गजनी हमले पर एक सेक्शन का इजाफा करने पर आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने सख्त तबसरा किया। उन्होंने कहा, हमने गजनी के बारे में पढ़ा है और किसी भी निसाबी किताब में इसकी कभी तारीफ नहीं की गई है। मनोज झा ने कहा कि साल 2014 के बाद से दानिश्वर और माहिरीन तालीम की नई खेप सामने आई है। ये कौन लोग ऐड ऑन कर रहे हैं? क्या हमने गजनवी के बारे में नहीं पढ़ा था क्या? किसी भी हिस्ट्री के बुक में कहीं भी तारीफ के पुल नहीं बांधे गए थे। मतलब आप हेडलाइन मैनेजमेंट के हिसाब से सब चीजों को देखिएगा तो वो उचित नहीं है। जितने भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में उसको रखा, हर उस आक्रमण को, कई सारी चीजें इतिहास की जिसको उस परिप्रेक्ष्य में हमने जाना पड़ा। हाँ, हो सकता है एक नए पढ़े लिखों विद इन कोट्स की एक फौज आ गई है, जिनका इतिहास का ज्ञान 2014 से शुरू होता है, जिनके लिए पूरी की पूरी ये व्यवस्था ही, ये यूनिवर्स 14 के बाद ही। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पी चिदम्बरम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत शफाफ और ताउन पर मबनी तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों में मुकम्मल दयानतदारी होनी चाहिए। पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन से किसी मसले पर रुजू करता है तो कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे हल करे। कमीशन must first of all operate in a very transparent and cooperative manner. I have no qualms in rectifying electoral rolls. The electoral rolls must have absolute integrity. It must be an inclusive process. Everybody who is a citizen of India and who is normally resident here and is above the age of 18 must be eligible to vote, and they should be enrolled in an assembly constituency as a voter. At the same time, anybody who is not eligible in a particular assembly segment must not be included. But that process must be run. It is actually a continuous process because people turn 18 all the time, and people also pass away, people move. So it must be, this inclusion and exclusion must be a continuous process. पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। गोवा के एक मौजूदा मशहूर नाइट क्लब में हफ्ता और इतवार के दरमियान शब खौफनाक आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। कम से कम 25 अफराद की दर्दनाक मौत हुई। महलिकीन में 4 सयाह और 14 स्टाफर बताए जा रहे हैं। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने क्लब के मालिकान, मैनेजर और इवेंट के मुंतज़मीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हुकूमत ने इस वाक़े को मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 7 पोस्टमार्टम हो चुके हैं, उसमें से 12 बॉडी आइडेंटिफाई किए गए और इधर बर्न्स में 5 लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बेस्ट प्रोटोकॉल जो है यूज़ करके वी सी आर बेस्ट दे आर आउट ऑफ द
हॉस्पिटल। इन्हें कुछ कंपनसेशन देने की बात भी की गई है, अभी मुआवजा देने की बात की गई है। वो मुझे सरकार की पता नहीं, तरफ से अभी आपको कुछ मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगा। बॉडी भी त्यांची पावसाची काय ना ते सरकार घेतले, मुख्यमंत्री योग्य तऱ्हेचे डिसिजन घेतले। सेक्रेटरी हेल्थ आम्ही जे किती हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून करतो आहे ते करण्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ। तो वहीं गोवा का सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि नाइट क्लब आतिशज़दगी वाकये में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हमने पहले ही दूसरे क्लब को भी अब सील कर दिया है। प्रमोद सावंत का कहना है कि इब्तिदाई इंक्वायरी के मुताबिक क्लब के अंदर कुछ पटाखों के फटने से आग लगी। उन्होंने कहा मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 4 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया है, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एंड 2 और मैनेजर लेवल के लोग हैं। एक राजीव मोदक, ही इज चीफ जनरल मैनेजर। हाँ, ही इज चीफ जनरल मैनेजर। देन विवेक सिंह जनरल मैनेजर, राजीव सिंघानिया, विवेक सिंह इज बार मैनेजर एंड प्रियांशु ठाकुर हु इज गेट मैनेजर। ये 4 लोगों को अभी तो वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने आतिशज़दगी वाकये को इंतजामिया की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि बदनवानी की वजह से बेकसूर लोगों की जान चली गई। देना पड़ेगा। कैसे लाइसेंसेस के बिना एक वाटर बॉडी के अंदर नाइट क्लब चल रहा था, किसने परमिशन दे दी? और अगर लाइसेंसेस और अप्रूवल्स नहीं थे तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला, पानी का कनेक्शन कैसे मिला, लिकर लाइसेंस कैसे मिला? क्या किसी को पता नहीं था वहाँ पे इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है? आप नॉर्थ की कोस्टल बेल्ट में जाइए तो हर रेस्टोरेंट का मालिक, हर नाइट क्लब का मालिक आपको बताएगा कि हफ्ता वसूली होती है। सारे नेता हफ्ता वसूली करते हैं और इस करप्शन की वजह से आज 25 लोगों की जान चली गई है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत खुद मानती है कि उनसे हुकूमत नहीं संभल रही। केजरीवाल ने कहा कि किसानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल गोपाल इटालिया, अभी 2 दिन पहले गोपाल इटालिया के ऊपर हम बीजेपी की सरकार को कमियां निकालते हैं और तकलीफ कांग्रेस को होती है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने गोपाल इटालिया के ऊपर जूता मारा। ये क्या है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है? 30 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। अब लोग तंग आ गए हैं और उसी वजह से मैं अब 3 दिन जो है लोगों से मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से। केजरीवाल जी, आपने ड्रग्स और दारू की बात की। कांग्रेस के एमएलए विधायक जिग्नेश मेवानी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है, तो आप समर्थन करते हो? जो भी गुजरात के हक की बात करता है, गुजरात के अंदर नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक ये भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 10 नक्सलियों ने खुद सुपुर्दगी की, जिनमें कैबिनेट डिवीजन का सरकर्दा नक्सली कबीर भी शामिल है। नक्सलियों ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में खुद सुपुर्दगी की। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि हम अहद करते हैं कि जनवरी 2026 तक नक्सलाइट या तो हथियार डाल देंगे या हम उनका सफाया कर देंगे। बालाघाट पुलिस सहित हाट फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10। ख़ज़ा में हमास के सरबराह खलील अलैया ने ऐलान किया है कि उनकी जमात मुस्तकबिल में उस इंतजामिया को अपने हथियार हवाले करने के लिए तैयार है जो गजा को चलाने के इंतजाम की जिम्मेदारी संभालेगी। ताहम हथियारों की हवालगी के लिए इजरायली कब्जे का खात्मा जरूरी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास के हथियार कब्जे और जारियत के वजूद से मुंसलिक हैं। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरह ने दोहा फोरम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिमश्क इसराइल के साथ सन 1974 के मुआहदे का मुकम्मल एहतराम करता है। उन्होंने खबरदार किया कि जनूबी शाम में एक हिफाजती जोन कायम करने की इसराइल की कोशिश शाम को शदीद खतरे में डाल सकती है। अल शरह ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गजा पर हमले के बाद अपनी सफाकियत
की वजूहात व दीगर ममालिक पर डाल रहा है। शामी सदर ने वाज़ेह किया कि इसराइल ने 8 दिसंबर 2024 से आज तक शाम पर 1000 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले और 400 से ज़्यादा ज़मीनी अस्कर दरअंदाजी की। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लूंगा आपसे इजाज़त। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।